नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल कंसेप्चुअल स्टडीज़ में। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोग स्ट्रेट लाइन और एंगल से रिलेटेड कंसेप्ट को कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ट्रायंगल। इसी बीच अगर आप हम लोग के साथ नए जुड़े हैं और पुराना वीडियोस को नहीं देखे हैं या फिर स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कंसेप्ट को नहीं देख पाए हैं तो उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसका बहुत सारा कंसेप्ट का यूज हम लोग अपने इस नए टॉपिक ट्रायंगल में करेंगे। ठीक है। इसका पुराना वीडियोस का लिंक हम यहाँ राइट साइड कॉर्नर पे आई टिप पे आपको दे देंगे, तो वहाँ से जाके आप हम लोग के पुराने वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नया टॉपिक, ट्रायंगल। दोस्तों, जैसा कि पहले आप जानते हैं और क्लास 8 9 में भी पढ़ चुके हैं कि ट्रायंगल एक प्लेन फिगर है जो 3 स्ट्रेट लाइन से घिरा हुआ रहता है। ठीक है। मतलब 3 रेखाखंड से घिरी हुई समतल आकृति को त्रिभुज कहते हैं, है ना। हम लोग ट्रायंगल को इस टाइप ये सिंबल से डिनोट करते हैं, ट्रायंगल वाला सिंबल से। एक ट्रायंगल में 3 साइड होता है। ठीक है। 3 साइड होता है, 3 वर्टेक्स होता है। 3 वर्टेक्स मतलब हो गया 3 उसका पॉइंट होगा, 3 कॉर्नर होगा उसका, 3 कॉर्नर होगा, 3 वर्टेक्स होगा, 3 साइड होगा, ए बी, बी सी और ए सी। ठीक है। 3 साइड है, ए बी, बी सी और ए सी, और 3 एंगल बनाता है वो। यहाँ जैसे बनाया हुआ है एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाला बात है कि यहाँ जो एंगल ए है, इसका सामने वाला जो भुजा है, ये भुजा, ठीक है, इस भुजा को हम लोग स्मॉल ए से दिखलाते हैं। ठीक है। मतलब जो एंगल रहेगा उसका स्मॉल लेटर से हम लोग दिखलाते हैं। यहाँ एंगल बी के सामने वाला भुजा को, एंगल बी के सामने वाला भुजा जो ए सी है, इसको हम लोग स्मॉल बी से दिखलाएंगे। और एंगल सी के सामने वाला भुजा जो है ए बी, इसको हम लोग स्मॉल सी से दिखलाएंगे। ठीक है। ये सब चीज़ आप लोग पहले पढ़ चुके हैं बचपन में, क्लास 8 9 ये सब में पढ़ाया जा चुका है। ठीक है। बस ये सब का बेसिक को हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि फिर से रिफ्रेश हो जाए। ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि ट्रायंगल्स के कितने टाइप होते हैं। तो इसमें पहला है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। साइड्स के आधार पे त्रिभुज के प्रकार। ठीक है। 2 तरह का होता है। पहला साइड के आधार पे देखेंगे हम लोग, साइड के आधार पे, और दूसरा देखेंगे एंगल के आधार पे कितना टाइप होता है। ठीक है। तो साइड के आधार पे ट्रायंगल का 3 टाइप होता है। उसमें होता है पहला इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल को हम लोग हिंदी में समबाहु त्रिभुज भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर हो, तीनों भुजा का लंबाई बराबर हो। ठीक है। तो उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहेंगे। इसमें क्या होता है कि तीनों भुजा और तीनों कोण, तीनों एंगल बराबर होता है। जैसे इसमें देखिए, ए बी का लेंथ, ए बी ए है, बी सी भी ए है और ए सी भी ए है, ए लेंथ का है। ठीक है। उसी तरह एंगल ए 60 डिग्री है। एक चीज़ और हम लोग ध्यान देंगे कि जो भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है या समबाहु त्रिभुज होता है, उसमें सभी कोण का माप हमेशा 60 डिग्री होगा। ये चीज़ हम लोग ध्यान देंगे। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का, समबाहु त्रिभुज का एक गुण है, प्रॉपर्टी है उसका। ठीक है। आइए इसके बारे में हम लोग और आगे जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का और भी कुछ कुछ बेसिक प्रॉपर्टी रहता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो ये दिया हुआ है, सम एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज अ टाइप ऑफ ट्रायंगल दैट हैज़ 3 इक्वल साइड्स। मतलब 3 इक्वल साइड्स होगा और 3 इक्वल एंगल होगा। 3 इक्वल एंगल्स ईच मेजरिंग 60 डिग्री। मतलब 3 इक्वल साइड होगा और 3 इक्वल एंगल होगा। ए बी और सी तीनों का माप हमेशा बराबर होगा और वो हमेशा 60 डिग्री होगा। इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं हो सकता ये इक्विलैटरल ट्रायंगल में। ठीक है। इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। ऑल 3 साइड्स ऑफ
एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल इन लेंथ। ये चीज़ हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि उसका तीनों साइड्स का जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा। और सेकेंड है ऑल थ्री एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल एंड ईच मेजर 60 डिग्रीज। ये भी पढ़ चुके हैं कि तीनों एंगल बराबर होगा और तीनों का माप 60 डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये बोल रहा है कि अगर हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल का किसी एक वर्टेक्स से, किसी एक पॉइंट से, किसी एक बिंदु से हम लोग अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, उसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। जैसे ये त्रिभुज है, इसमें हम लोग ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए बीसी में। हम लोग जानते हैं स्ट्रेट लाइन और एंगल वाले चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर किसी भी त्रिभुज किसी भी लाइन पे अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसका मेजर हमेशा 90 डिग्री होता है उस एंगल का। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल टू द ऑपोजिट साइड। इसका ए का ऑपोजिट साइड क्या है? BC। तो BC में हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। बाइसेक्ट्स इट इनटू इक्वल हाफ्स, मतलब इसका जो ये साइड रहेगा इसको ये हमेशा बराबर भाग में बांटेगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब इसे दो बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, दो बराबर भागों में विभाजित करता है। साथ ही जिस शीर्ष से लंब खींचा जाता है, साथ ही जिस शीर्ष से लंब खींचा जाता है उसे उसके कोण को दो समान कोण में विभाजित किया जाता है। मतलब ये क्या होगा कि ये जो जब हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये साइड को तो दो बराबर भाग में बांटेगा ही, उसके अलावा ये जो एंगल है ए के इसको भी दो बराबर भाग में बांटेगा। ठीक है, यानी प्रत्येक 30 डिग्री का होगा। हम लोग जानते हैं कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारा एंगल का माप 60 डिग्री होता है, तो ये टोटल ए का वैल्यू 60 डिग्री होगा। अब जब हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये तो BC को भी दो इक्वल पार्ट में बांटेगा, मतलब BD और DC दोनों बराबर होगा। और ये जो एंगल है, ये दो एंगल यहाँ बनेगा, ये भी दो बराबर भाग में बटेगा, मतलब ये भी आपका एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा ये लाइन। इसका मतलब ये एंगल होगा 30 डिग्री का और ये भी एंगल होगा 30 डिग्री का। ठीक है, पहला हम लोग क्या पढ़े? पहला प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड्स इक्वल होता है। ठीक है, तीनों साइड्स इक्वल होता है। दूसरा प्रॉपर्टी पढ़े कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों एंगल इक्वल होता है। ठीक है, एंगल इक्वल होता है और तीनों 60 डिग्री उसका मेजर होता है, उसका माप 60 डिग्री होता है। तीसरा हम लोग पढ़े कि अगर हम लोग किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से उसके सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो अपने सामने वाली भुजा को दो बराबर भाग में बांटता है, और जिस वर्टेक्स से हम लोग ड्रॉ किए हैं परपेंडिकुलर वो उस एंगल को भी दो बराबर भाग में बांटता है, और दोनों का माप 30 डिग्री होता है। ठीक है, चौथा हम लोग देखते हैं क्या प्रॉपर्टी है। चौथा है इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड आर एट द सेम पॉइंट। ये हम लोग ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ये सब वाला जो कंसेप्ट है ये हम लोग ये ट्रायंगल का बेसिक प्रॉपर्टी जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय ज़्यादा अच्छा से क्लियर होगा कि ये एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो इसको बस अभी जस्ट याद कर लीजिए कि जो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर को लंब केंद्र कहते हैं और सेंट्रोइड को गुरुत्व केंद्र कहते हैं। तो ये दोनों एक ही पॉइंट पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मीडियन, एंगल बाइसेक्टर एंड अल्टीट्यूड, मतलब हाइट को अल्टीट्यूड भी कहते हैं, ऑल साइड्स आर ऑल द सेम। मतलब किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में उसका माध्यिका, एंगल बाइसेक्टर और उसका हाइट तीनों सेम रहता है। ठीक है,
इसके बारे में भी हम लोग, जब हम लोग इन सेंटर इन सेंटर सरकम सेंटर ये सब वाला एक हम लोग एक अलग ही इसका कंसेप्ट के बारे में एक क्लास हम लोग लेंगे। उसका नाम है डिफरेंट सेंटर्स इन ट्राइंगल। ठीक है, ये हम लोग का अलग टॉपिक ही है। इसमें जब हम लोग जाएंगे तो इसमें हम लोग सब कुछ के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मीडियन किसको कहते हैं, उसके बाद एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, अल्टीट्यूड क्या होता है, क्योंकि ये जो आपका ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, ये सब जो है उसी से रिलेटेड कंसेप्ट रहता है। तो जब हम लोग उस सेंटर सब के बारे में पढ़ेंगे तभी हम लोग इसके बारे में ज़्यादा अच्छा से क्लियर होगा। अभी बस हम लोग याद कर लेते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड एक ही पॉइंट पे होता है, और जो उसका मीडियन होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है और अल्टीट्यूड होता है, तीनों का लंबाई सेम होता है। ठीक है, पहला हम लोग पढ़े, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी था कि सारा साइड्स इक्वल होता है। दूसरा प्रॉपर्टी था कि सारा एंगल इक्वल होता है। तीसरा प्रॉपर्टी था कि अगर हम लोग किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डालते हैं तो वो सामने वाली भुजा को दो बराबर भाग में बांटता है और एंगल को भी दो बराबर भाग में बांटता है। ठीक है, और एंगल का मान जो होता है वो 30 डिग्री होता है। चौथा प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े कि किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर मतलब लंब केंद्र और गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही पॉइंट पे होता है। पांचवा प्रॉपर्टी क्या था हम लोग का कि उसका माध्यिका, मीडियन, अल्टीट्यूड और आपका एंगल बाइसेक्टर तीनों का लेंथ सेम होगा। ठीक है, सिक्स्थ हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं, ये एक्चुअली हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3a²/4। ये फॉर्मूला है हम लोग का एरिया निकालने, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट है हम लोग का, सिक्स्थ उसका ये है प्रॉपर्टी है कि द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज √3a/2। तो उसका हाइट हम लोग हाइट का ये फॉर्मूला है कि √3a/2 होता है उसका समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकालने का। ठीक है, टोटल हम लोग 6 प्रॉपर्टी के बारे में अभी पढ़ चुके हैं, जिसमें पहला क्या था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का सभी साइड्स का लंबाई सेम होता है, सभी एंगल का सेकेंड था कि सभी एंगल का वैल्यू सेम होता है और वो 60 डिग्री का होता है। थर्ड क्या था कि अगर किसी एक वर्टेक्स सामने वाली भुजा पे हम लोग लंब डालते हैं तो वो सामने वाली भुजा को दो बराबर भाग बांटता है, और जो एंगल जो वर्टेक्स से हम लोग लंब डाले हैं वो एंगल को भी दो बराबर भाग बांटता है और दोनों का मान 30 डिग्री होता है। चौथा था कि इसका ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड दोनों एक ही पॉइंट पे होता है। फिर उसके बाद पांचवा पॉइंट था हम लोग का कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में मीडियन, एंगल बाइसेक्टर और अल्टीट्यूड, मीडियन को हम लोग माध्यिका बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर को कोण समद्विभाजक और अल्टीट्यूड को हम लोग शीर्षलंब या उसका ऊंचाई कहते हैं, ये तीनों का लंबाई सेम होता है। छठा में हम लोग देखे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, √3/4a² होता है। ठीक है, सातवां हम लोग का है उसका हाइट के बारे में हम लोग देखें कि उसका हाइट कैसे निकालते हैं, √3/2a, जहाँ पे a उसका साइड का लंबाई है। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड का लंबाई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टाइप है इसका भुजा के आधार पे आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेल्स ट्रायंगल हम लोग देखते हैं, इसका मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो आइए जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। A triangle having two sides and two angles equal is called an isosceles triangle। मतलब जिस त्रिभुज की दो भुजाएं और दो कोण बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये ABC एक त्रिभुज है, ठीक है, और इसमें AB और AC ये दोनों बराबर भुजा है और एंगल B और एंगल C बराबर कोण है। ठीक है, दोनों कोण का वैल्यू सेम है, तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज करेंगे। ठीक है, मतलब जिस भी त्रिभुज में दो भुजा और दो एंगल बराबर मिले हम लोग को तो उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एन आइसोसेल्स ट्रायंगल हैज टू इक्वल साइड्स एंड टू इक्वल एंगल्स। यही चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में, इसका नाम से ही देखिए कि समद्विबाहु मतलब उसका जो दो साइड है, बाहु मतलब इसका हाथ हुआ, ट्रायंगल का ये हाथ हुआ, ये दोनों साइड बराबर होगा तो उसको हम लोग आइसोसेल्स ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो उसमें दो बराबर भुजा होगा और दो बराबर एंगल होगा। अब इसका प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। उसमें पहला प्रॉपर्टी है कि द एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में द एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स, मान लेते हैं कि ये और ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो इसका ऑपोजिट जो भी एंगल बनेगा, ठीक है, ये ए बी सी अगर हम लोग मान रहे हैं इसको, ठीक है, तो इसमें एंगल बी और एंगल सी जो होगा ये दोनों भी बराबर होगा। वही बोल रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण या फिर सामने वाले कोण बराबर होते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का समान भुजाओं का सम्मुख कोण बराबर होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल आर कॉल्ड द लेग्स एंड द एंगल बिटवीन देम इज कॉल्ड द वर्टेक्स एंगल ऑफ और एपेक्स एंगल। मतलब एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाओं को पैर कहा जाता है और उनके बीच के कोण को शीर्ष कोण या शीर्ष कोण कहा जाता है। ये दो बार प्रिंट हो गया, ठीक है। मतलब एक समबाहु त्रिभुज के जो भी इक्वल साइड रहेगा, ठीक है, ये दोनों साइड्स को उसका भुजा कहेंगे, भुजा या पैर जो भी है, और उसका बीच का ये दोनों के बीच का जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये दोनों साइड्स के बीच का एंगल ये है ए, तो इसको हम लोग एपेक्स एंगल कहेंगे या फिर शीर्ष कोण कहेंगे हिंदी में, ठीक है। थर्ड हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं कि द साइड ऑपोजिट द वर्टेक्स एंगल, मतलब वही जो एंगल ए था, दोनों बराबर भुजा के बीच वाला कोण, ठीक है। द साइड ऑपोजिट द वर्टेक्स एंगल इज कॉल्ड द बेस एंड बेस एंगल्स आर इक्वल। मतलब शीर्ष कोण यहाँ कौन सा था, ए था। अगर हम लोग का ये दोनों भुजा बराबर था, ठीक है, शीर्ष कोण के विपरीत भुजा को, मतलब इसका विपरीत भुजा कौन सा हुआ, ये हो गया BC, इसको हम लोग आधार बोलेंगे, बेस कहेंगे, ठीक है, बेस या आधार। और इस बेस में जो भी एंगल बनेगा इसको हम लोग बेस एंगल या फिर आधार कोण कहेंगे, ठीक है। और ये भी आधार कोण जो होगा ये हमेशा बराबर होगा, ठीक है। पहला हम लोग क्या प्रॉपर्टी देखें कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजाओं का सम्मुख कोण बराबर होता है, जो भी भुजा होगा उसके सामने वाला कोण बराबर होगा। दूसरा हम लोग देखें कि जो समान भुजा था उसका बीच वाला कोण को, उसके समान भुजा का बीच वाला कोण को एपेक्स एंगल या शीर्ष कोण कहा जाता है। तीसरा हम लोग देखें कि शीर्ष कोण के विपरीत भुजा को हम लोग आधार बोलेंगे और उसका और आधार में जो भी कोण बनेगा उसको हम लोग आधार कोण कहेंगे और ये दोनों आपस में बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चौथा प्रॉपर्टी देखते हैं कि द परपेंडिकुलर, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द एपेक्स एंगल। मतलब शीर्ष कोण से अगर हम लोग कोई लंब खींचते हैं, बाइसेक्ट्स द बेस एंड द एपेक्स एंगल। मतलब ये बोल रहा है कि अगर ये ट्रायंगल है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसका शीर्ष कोण ए से अगर हम लोग कोई लंब खींचते हैं सामने वाली भुजा पे, तो ये भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है और ये जो एंगल था इसको भी दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। शीर्ष कोण से लंब आधार और शीर्ष कोण को समद्विभाजित करता है। ये प्रॉपर्टी हम लोग उसमें भी देख चुके हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज में भी देख चुके हैं, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में भी देख चुके हैं कि समबाहु त्रिभुज में अगर हम लोग किसी एक शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पे लंब डालते हैं, वो लंब को बराबर भाग मारता है और एंगल को भी दो बराबर भाग मारता है और दोनों एंगल का माप 30 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पे चूंकि तीसरा एंगल का कोई निश्चित वैल्यू नहीं है,
तो इसलिए इसका कोई निश्चित माप यहाँ हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो भी एंगल बनेगा उसको ये दो बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है। पांचवा प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द एपेक्स एंगल डिवाइड्स द आइसोसेल्स ट्रायंगल इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, एंड इज आल्सो नोन एज इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। तो अगर हम लोग एपेक्स एंगल से इसके सामने वाली भुजा पे अगर हम लोग लंब डालते हैं तो ये जो लाइन है इसको हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री कहेंगे। ठीक है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री कहेंगे, और ये जो ट्रायंगल को दो बराबर भाग में बांटेगा। ठीक है, दो सर्वांगसम, सर्वांगसम मतलब सब कुछ, या फिर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट को हिंदी में हम लोग सर्वांगसम कहते हैं। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट भी हम लोग देखेंगे। हम लोग का एक्चुअली नेक्स्ट कंसेप्ट यही है, कॉन्ग्रुएंट और एंड सिमिलर ट्रायंगल। तो उस समय हम लोग को ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, और उसी से हम लोग आगे कंसेप्ट आगे बढ़ेगा तो उसमें हम लोग मीडियन सबको देखेंगे, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, ये सब को देखेंगे। ठीक है, तो अभी जस्ट इसको ऐसा ही याद कर लीजिए कि अगर हम लोग किसी एपेक्स एंगल से उसका सामने वाली भुजा पे लंब डालते हैं तो वो त्रिभुज को दो बराबर भाग में बांटता है, मतलब उसका एरिया बराबर होगा। ठीक है, एरिया, साइड उड सब कुछ बराबर होगा, और जो वो लाइन रहेगा इसको हम लोग, जो परपेंडिकुलर लाइन जो रहेगा इसको हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री कहेंगे, क्योंकि ये सिमेट्री एक्चुअली होता है कि इस लाइन के इस साइड, अगर इस लाइन में हम लोग कोई मिरर रख दे तो इधर जो इमेज बन रहा है ये इसका मिरर इमेज बन जाए। ठीक है, इसको हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी है एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल को हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एल्टीट्यूड को हम लोग हाइट भी कहते हैं। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, सेवंथ हम लोग देखते हैं पेरीमीटर ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल, मतलब इसका परिमाप क्या होता है। तो चूंकि दो भुजा बराबर है, इसमें दो भुजा ए और ए बराबर है, तीसरा भुजा का लंबाई हम लोग बी मान लेते हैं, तो इसका परिमाप एक्चुअली त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, उसका सभी भुजा का लंबाई का जोड़ होता है। ठीक है, तो इसमें इस त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों भुजा को हम लोग जोड़ेंगे, ए प्लस बी इक्वल टू 2a प्लस बी, यही इसका परिमाप हो गया, है ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 2a प्लस बी होता है, और इसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीसरा टाइप है त्रिभुज का भुजा के आधार पर तीसरा टाइप हम लोग इसको विषमबाहु त्रिभुज या स्केलेंट ट्रायंगल कहते हैं, स्केलेंट ट्रायंगल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि तीनों भुजा का जो भी लंबाई रहेगा वो अलग अलग रहेगा, इसमें कोई बराबर नहीं रहेगा। पहला क्या था, समबाहु त्रिभुज था। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा का लंबाई बराबर होता था। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा का लंबाई बराबर होता था, लेकिन विषमबाहु त्रिभुज में तीनों में से किसी का भी लंबाई बराबर नहीं होगा, तीनों भुजा का लंबाई एकदम अलग अलग होगा। ठीक है, तो इसका भी प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी है इसका। पहला है इट हैज़ नो इक्वल साइड्स, मतलब उसका किसी भुजा का लंबाई बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो अगर भुजा का लंबाई बराबर नहीं है तो उसका एंगल भी बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो इट हैज़ नो इक्वल एंगल्स, मतलब इक्वल साइड्स भी नहीं होगा और इक्वल एंगल भी नहीं होगा, कोई भी साइड और कोई भी एंगल इक्वल नहीं होगा। समबाहु त्रिभुज क्या होता था कि तीनों साइड और तीनों एंगल इक्वल होता था। समद्विबाहु त्रिभुज में दो साइड और दो एंगल इक्वल होता था, लेकिन इसमें क्या है कि एक भी साइड इक्वल नहीं है और एक भी एंगल इक्वल नहीं है। इट हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ये बोल रहा है कि इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, चूँकि इसका सारा एंगल का लंबाई और सारा इसका लंबाई बराबर ये होगा, अलग अलग होगा। तो इसका अगर किसी भी शीर्ष से हम लोग लंब डालेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड वाला एरिया ज़्यादा हो गया, इस साइड वाला एरिया कम हो गया। ठीक है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं कहलाएगा, मतलब ये त्रिभुज को दो बराबर भाग में नहीं बांटेगा, उसका बोलने का वही मतलब है। लाइन ऑफ सिमेट्री और पॉइंट ऑफ सिमेट्री दोनों सेम ही है लगभग। ठीक है, तो इसमें कोई भी इक्वल साइड्स नहीं होगा, कोई भी इक्वल एंगल नहीं होगा, कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा और कोई भी पॉइंट ऑफ सिमेट्री नहीं होगा।
ठीक है। और इसका जो एंगल सब बनेगा, इसका जो एंगल सब बनेगा वो हो सकता है एक्यूट एंगल रहे, मतलब न्यून कोण रहे। न्यून कोण हम लोग पढ़ चुके हैं एंगल और स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कंसेप्ट में। अगर आप नहीं देखें तो यहाँ पे आई टिप पे हम लिंक दे दे रहे हैं, वहाँ जाके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। तो न्यून कोण क्या होता था कि वैसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा होता था। ठीक है, 90 डिग्री से छोटा होता था। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता था, अधिक कोण होता था जो 180 डिग्री 90 डिग्री से बड़ा होता था। और राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का होता था। ठीक है। तो ये विषम बाहु त्रिभुज यानी कि स्केलेन ट्रायंगल में उसका जो भी एंगल बनेगा, 3 एंगल बनेगा। ठीक है, त्रिभुज में 3 एंगल बनता है, तो ये तीनों एंगल कुछ भी हो सकता है, या तो राइट एंगल हो सकता है, या एक्यूट एंगल हो सकता है, या फिर ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है। कोई भी एंगल हो सकता है, इसका कोई निश्चित नहीं है। हम लोग जानते थे कि समबाहु त्रिभुज में हमेशा ये 60 डिग्री का एंगल बनाता था। ठीक है, 60 डिग्री का एंगल बनाता था, मतलब तीनों एंगल हमेशा इसका न्यून कोण होता था, एक्यूट एंगल होता था। उसी तरह समद्विबाहु त्रिभुज में भी कम से कम 2 एंगल आपका एक्यूट एंगल जरूर होगा। ठीक है, क्योंकि 2 एंगल बराबर होगा तो ये दोनों एंगल हमेशा 90 डिग्री से छोटा जरूर होगा, है ना। क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोनों का योग 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ये आगे हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसमें ऐसा पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि अगर ये दोनों में से किसी को भी एंगल हम लोग, चूंकि ये 2 तो एंगल बराबर है और एक एंगल हम लोग 90 से बड़ा ले लिए, तो दूसरा भी हमको 90 से बड़ा ही लेना होगा। ठीक है, तो वैसा पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि हम लोग 2 एंगल यहाँ पे अधिक कोण हो उसका। हो सकता है एक एंगल जरूर, एपेक्स एंगल जो है ये अधिक कोण हो सकता है, लेकिन जो बराबर एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री से छोटा ही होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका, इफ द ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री देन द सेंटर ऑफ द सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल विल लाई इनसाइड द ट्राइंगल। मतलब ये बोल रहा है कि अगर किसी विषम बाहु त्रिभुज में सारा एंगल, ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज में ऐसा हो सकता है कि तीनों ही एंगल 90 डिग्री से छोटा हो, ऐसा हो भी बन सकता है। इसको विषम बाहु त्रिभुज कह सकते हैं। केवल लेंथ ही तो हम लोग को बड़ा करना है इसका, मतलब लेंथ ही अलग अलग करना है और एंगल अलग अलग करना है। तो अगर इस तरह का इसका कंडीशन रहा है कि तीनों एंगल यहाँ पे 90 डिग्री से छोटा हो, तो इसके बाहर जो भी सर्कल बनेगा, ठीक है, इसके बाहर जो भी सर्कल बनेगा, देन द सेंटर ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल विल लाई इनसाइड द ट्रायंगल। तो इस सर्कल का, इसके त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स को मिलाते हुए अगर हम लोग कोई सर्कल ड्रॉ करेंगे तो उसका जो सेंटर होगा वो हमेशा त्रिभुज के अंदर होगा। ठीक है, एक्चुअली ये सरकम सेंटर ही इसी को कहते हैं, सरकम सेंटर इसी को कहते हैं। इसका कंसेप्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे जरूर। ठीक है, तो इसको बस इतना याद रख लीजिए कि अधिक कोण विषम बाहु त्रिभुज में जो सरकम सेंटर रहता है वो हमेशा त्रिभुज के अंदर रहता है। कब? जब इसका तीनों एंगल का माप 90 डिग्री से कम रहे, मतलब तीनों एंगल जो हो वो न्यून कोण रहे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, इन अ स्केलेन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। स्केलेन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल मतलब एक उसका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा, अधिक कोण होगा। ठीक है, स्केलेन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल द सरकम सेंटर विल लाई आउटसाइड द ट्रायंगल। ठीक है, कि अगर एक एंगल इसका 90 डिग्री से बड़ा हो तो इसका वही जो सरकम सर्कल होगा, परिकेंद्र जिसको बोलते हैं, वो हमेशा त्रिभुज के बाहर होगा। ठीक है, अगर 90 डिग्री, ये सब पॉइंट हम लोग का एग्जाम में जरूर पूछता है। ठीक है, तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी विषम बाहु त्रिभुज में अगर उसका सारा एंगल का माप 90 डिग्री से छोटा रहे या फिर वो न्यून कोण रहे, तो उसका सरकम सेंटर कहाँ लाई करता है, कहाँ पे हम लोग को मिलेगा। तो अगर न्यून कोण रहे तो वो सर्कल के ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा, लेकिन उसका अगर एक कोण भी अधिक कोण रहा है तो उसका सरकम सेंटर ट्रायंगल के बाहर मिलेगा। ठीक है, थर्ड हम लोग का क्या है कि स्केलेन ट्रायंगल कैन बी एन ऑब्ट्यूज्ड एंगल, एक्यूट एंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं इससे पहले कि विषम बाहु त्रिभुज
का जो भी कोण रहेगा वो अधिक कोण भी हो सकता है, न्यून कोण भी हो सकता है और समकोण भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट। इससे ये सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर ये सब से रिलेटेड जो हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज में भी पढ़े हैं कंसेप्ट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सब पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसमें क्या था हम लोग का कि समबाहु त्रिभुज में उसका ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड, समबाहु त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड एक ही पॉइंट पे होता था। ठीक है, एक ही पॉइंट पे होता था। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट था कि समद्विबाहु त्रिभुज का था ना। उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज में हम लोग देखे थे अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में हम लोग नहीं देख पाए हैं अभी तक, है ना। खैर आगे हम लोग जरूर ये सब चीज़ को फिर से एक बार कवर करेंगे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हम लोग को याद रखिए कि समबाहु त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर बराबर एक ही पॉइंट पे होता था समबाहु त्रिभुज में, और इसका माध्यिका का लंबाई, फिर एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर, ये तीनों का अल्टीट्यूड, तीनों का लंबाई बराबर होता था। और अधिक कोण त्रिभुज में अगर उसका सारा कोण न्यून कोण रहा, ठीक है, न्यून कोण रहा मतलब 90 डिग्री से बराबर छोटा रहा, तो उसका जो सरकम सेंटर रहेगा उसका सेंटर हमेशा त्रिभुज के अंदर रहेगा, और अगर अधिक कोण रहा तो इसका सरकम सेंटर हमेशा त्रिभुज के बाहर रहेगा। बस ये पॉइंट हम लोग को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एक्यूट एंगल स्केलेन ट्रायंगल में, एक्यूट एंगल स्केलेन ट्रायंगल में सरकम सेंटर लाई इनसाइड द ट्रायंगल, ये हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तुरंत कि वैसा विषमबाहु त्रिभुज जिसमें सारा कोण 90 डिग्री छोटा रहे, तो उसका परिकेंद्र क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है, वो हमेशा त्रिभुज के बाहर रहता है। ठीक है, ये हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑब्ट्यूज्ड एंगल में क्या होता है कि सरकम सेंटर बाहर लाई करता है, आउटसाइड द ट्रायंगल, ये भी पढ़ चुके हैं कि ऑब्ट्यूज्ड एंगल में क्या होता है कि उसका सरकम सेंटर बाहर लाई करेगा। ठीक है, एक्यूट एंगल में अंदर लाई, त्रिभुज के अंदर रहेगा। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब अधिक कोण में त्रिभुज के बाहर लाई करेगा सरकम सेंटर। और राइट एंगल ट्रायंगल, अगर वो ट्रायंगल समकोण त्रिभुज रहे, ठीक है, समकोण विषमबाहु त्रिभुज रहे, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो सरकम सेंटर रहेगा वो उसका हाइपोटेनियस मतलब कर्ण जो रहता है। ठीक है, आगे हम लोग जब इस ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एंगल के टाइप पे, तो उसमें हम लोग जाने कि समकोण त्रिभुज में आधार किसको कहते हैं, परपेंडिकुलर किसको कहते हैं, बेस किसको कहते हैं, और हाइपोटेनियस किसको कहते हैं। हाइपोटेनियस का हम लोग हिंदी में कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो अगर वैसा टाइप का अगर विषमबाहु त्रिभुज रहे, तो इसमें जो इसका सरकम सेंटर है इस टाइप का अगर रहे, तो इसमें हम लोग अगर इसका तीनों वर्टेक्स को मिलाते हुए एक सर्कल खींचते हैं, तो इसका जो सेंटर है वो इसका कर्ण का मिड पॉइंट पे लाई करेगा। ठीक है, ये हम लोग का इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया अभी एक और। ठीक है, पहले क्या था कि अगर न्यून कोण रहे तो वो त्रिभुज के अंदर रहेगा, अधिक कोण रहे तो त्रिभुज के बाहर रहेगा, और अगर राइट एंगल या समकोण त्रिभुज रहे तो वो उसके कर्ण के मिड पॉइंट पे लाई करेगा उसका सरकम सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल हम लोग देखते हैं कि स्केलेन ट्रायंगल का हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं। तो इसका एरिया हम लोग हीरोज फॉर्मूला से निकालते हैं। ठीक है, इसको हीरोज फॉर्मूला कहते हैं। एक्चुअली इस फॉर्मूला से हम लोग किसी भी तरह का ट्रायंगल का हम लोग एरिया निकाल सकते हैं अगर उसका तीनों साइड दिया हुआ है तो। ठीक है, तो ये हीरो फॉर्मूला क्या होता है कि एस रूट अंडर, ये एक्चुअली रूट पूरे में है। ठीक है, ये रूट यहाँ से यहाँ तक पूरा में लाई करेगा। रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ ए बी और सी जो है ये त्रिभुज का सारा भुजा का लंबाई है, और एस जो है एस उसका
हाफ पेरीमीटर कहलाता है, हाफ पेरीमीटर। ठीक है, मतलब अगर हम लोग अगर तीनों हाफ पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या हुआ कि तीनों भुजा का लंबाई का जोड़ को हम लोग पेरीमीटर कहते हैं, तो उसका हाफ अगर हम लोग लेंगे तो वो एस हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको सेमी पेरीमीटर भी कहते हैं, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, यहाँ से हम लोग एरिया का एक बार देख लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज में क्या होता था। समबाहु त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते थे, √3/4 ए स्क्वायर था। समद्विबाहु आइसोसेल्स ट्राइंगल में क्या था कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट था। ठीक है, और विषम बाहु त्रिभुज क्या था कि √S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी, जहाँ S क्या था, इसका हाफ पेरीमीटर था या फिर सेमी पेरीमीटर कहते हैं इसको। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। इससे पहले हम लोग क्या देखे थे कि ट्राइंगल का टाइप 3 तरह का होता है, वो भी साइड्स के आधार पे देखे थे। ठीक है, कि भुजा के आधार पे उसका 3 टाइप होता है। पहला इक्विलेटरल ट्राइंगल या समबाहु त्रिभुज था, तो दूसरा था आइसोसेल्स ट्राइंगल या समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा था विषमबाहु त्रिभुज या स्केलेन ट्राइंगल। ठीक है, तीनों का हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में भी देखें हम लोग। उसी तरह हम लोग अब आएंगे सेकेंड टाइप में कि इसका एंगल के आधार पे भी हम लोग त्रिभुज को 3 बराबर भाग में बांटते हैं, 3 भाग में बांटते हैं। ठीक है, पहला है उसमें राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस वैसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, ट्राइंगल का जो भी एक एंगल होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल इज अ टाइप ऑफ ट्राइंगल दैट हैज वन ऑफ इट्स एंगल, कोई भी तीनों में से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा, और अदर टू एंगल्स का सम जो है वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, एक एंगल ये 90 डिग्री होगा और बाकी ये दोनों एंगल का जोड़ हम लोग 90 डिग्री होगा। ठीक है, इस टाइप का त्रिभुज को हम लोग राइट एंगल या फिर समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज एक प्रकार का त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री बराबर होता है और अन्य दोनों कोण का योग 90 डिग्री तक होता है। ठीक है, मतलब दोनों अन्य दो कोण का योग 90 डिग्री होता है, एक्चुअली होता है, होगा तक नहीं होगा। वे भुजाएं जिनमें समकोण शामिल है लंबवत हैं त्रिभुज का आधार कहलाते हैं। हाँ, इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो मान लीजिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर, इसको हम लोग P से दिखाते हैं। ठीक है, स्मॉल p से दिखाते हैं, या फिर इसको हाइट भी कहते हैं। नीचे वाले को कहेंगे बेस, इसको स्मॉल b से दिखाएंगे। ठीक है, और इसको कहेंगे हाइपोटेनियस, इसको हम लोग स्मॉल h से दिखाएंगे। ठीक है, इसको हिंदी में कर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इसको आधार कहते हैं। ठीक है, बेस को हम लोग आधार कहेंगे और परपेंडिकुलर को ऊंचाई कहेंगे। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि वे भुजाएं जिनमें समकोण शामिल है, मतलब वैसी भुजाएं जिनसे समकोण बनता है। ठीक है, यही दोनों भुजाओं के बीच में समकोण बना है, तो उसमें एक त्रिभुज का लंब कहलाएगा, मतलब परपेंडिकुलर कहलाएगा, और एक आधार कहलाएगा। ठीक है, तीसरी भुजा को कर्ण कहा जाता है। ये तीसरा भुजा जो हाइपोटेनियस है, इसको हम लोग कर्ण कहेंगे, और ये त्रिभुज का सबसे लंबा भुजा होगा। मतलब ये इसका लंबाई जो होगा, कर्ण का लंबाई जो होगा, ये वाला लंबाई, ये भुजा और ये भुजा का लंबाई से बड़ा होगा। ठीक है, जो तीनों भुजाओं में सबसे लंबी होती हैं। नेक्स्ट हम लोग इसका प्रॉपर्टी देखते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में क्या क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी है कि वन एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री और राइट एंगल। ठीक है,
मतलब ये तो खैर राइट एंगल ट्रायंगल का बेसिक डेफिनेशन ही है कि उसका एक एंगल हमेशा 90 डिग्री या राइट एंगल होगा, ठीक है। और द साइड ऑपोजिट एंगल ऑफ 90 डिग्री इज हाइपोटेनियस, मतलब जो भी एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये ट्रायंगल है, इसमें अगर ये 90 डिग्री तो इसका ऑपोजिट एंगल जो होगा, इसके सामने लब जो भुजा होगा, इसको हम लोग हाइपोटेनियस कहेंगे। हाइपोटेनियस या फिर कर्ण कहेंगे, ठीक है, हिंदी में कर्ण कहते हैं। नेक्स्ट सेकेंड वाला हम लोग देखते हैं पॉइंट। द अदर टू साइड्स एडजेसेंट टू राइट एंगल इज आर कॉल्ड बेस एंड परपेंडिकुलर। ये भी हम लोग अभी देख चुके हैं कि ये 90 डिग्री जो है इसके इस एंगल को बेस कहेंगे, इस साइड को बेस कहेंगे और इस साइड को आपका परपेंडिकुलर कहेंगे, ठीक है। थर्ड है, इफ वी ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द राइट एंगल टू हाइपोटेनियस, यदि हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो 90 डिग्री का एंगल बनाया था, ठीक है, यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इसका हाइपोटेनियस में कर्ण पे, वी विल गेट 3 सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल, 3 सिमिलर ट्रायंगल हम लोग को मिलेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इसका हम लोग नाम देते हैं ABCD, ठीक है, तो इसमें हम लोग को 3 सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है एक्चुअली? सिमिलर ट्रायंगल होता है कि उसका एरिया कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उसका जो रूप रहेगा, उसका एंगल जो बनेगा, वो सब सारा सेम रहेगा, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एंड सिमिलर ट्रायंगल के बारे में एक चैप्टर हम लोग करेंगे आगे, उसमें ज़्यादा अच्छा से क्लियर होगा, ठीक है। तो 3 सिमिलर ट्रायंगल, देखिए ये जो एंगल बना, एंगल ABD, ये एंगल बना, ये एक हम लोग का राइट एंगल बन रहा है, ठीक है, ये जहाँ पे D में राइट एंगल है, ये A है, ये B है, ये एक ट्रायंगल बना। दूसरा ट्रायंगल हम लोग कौन सा बन रहा है? ये बन रहा है, ये B है, ये D है और ये C है, ठीक है। और तीसरा हम लोग का ABC वाला, जो बड़ा वाला ट्रायंगल था, ABC वाला, ये 3 ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। पहला एक बड़ा वाला ट्रायंगल, दूसरा ये ट्रायंगल और तीसरा ये ट्रायंगल। तो ये यदि हम लोग जो राइट एंगल है किसी समकोण त्रिभुज का, जो 90 डिग्री वाला एंगल है, वहाँ से हम लोग सामने वाली भुजा पे लंब डालेंगे, तो हम लोग को 3 सिमिलर त्रिभुज या फिर समरूप त्रिभुज बराबर होगा, ठीक है। मतलब वो देखने में सेम रहेगा, एंगल सेम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इफ वी ड्रॉ सर्कम सेंटर, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ पे भी सर्कम सेंटर इन सेंटर ये वाला आएगा, ये आपका हमेशा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ठीक है। इफ वी ड्रॉ अ सर्कम सेंटर दैट पासेस थ्रू ऑल 3 वर्टिसेस, then the radius of this circle is equal to half of the length of hypotenuse। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग किसी राइट एंगल ट्रायंगल से, ठीक है, किसी राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को मिला के हम लोग अगर कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो इसका जो इस सर्कल का जो भी रेडियस होगा, ठीक है, उसका लंबाई इसके कर्ण का लंबाई का आधा होगा, ठीक है। यदि हम एक ऐसा परिवृत्त बनाते हैं जो तीनों शीर्ष से होकर गुजरता है, तो इस वृत्त की त्रिज्या कर्ण की लंबाई के आधे के बराबर होगी, मतलब इसका हाइपोटेनियस का जो भी लेंथ होगा उसका आधा के बराबर होगा। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि ये सर्कल बन रहा है और इसका आधा हाइपोटेनियस का पॉइंट का आधा भी यही हुआ, तो ये एक तरह से त्रिज्या भी बन रहा है सर्कल का, ठीक है। तो इसका हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो भी सर्कम सेंटर होगा या परिकेंद्र होगा, वो इसके हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पे लाई करेगा, ठीक है। ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं वही अधिक कोण वाला विषमबाहु त्रिभुज वाला में, विषमबाहु त्रिभुज का जो प्रॉपर्टी था, यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है कि राइट एंगल स्केलेन ट्रायंगल में क्या होगा, सर्कम सेंटर इज एट मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस। वही चीज़ को वहाँ पे दूसरा लैंग्वेज में बोल रहा है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज के
तीनों वर्टेक्स को मिला के हम लोग कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उसका उस सर्कल का जो रेडियस होगा वो उसके हाइपोटेनियस का आधा होगा। यही चीज़ तो यहाँ पे भी हो रहा है कि सरकमसेंट जो राइट एंगल स्केलेन ट्रायंगल होगा उसका सरकमसेंटर उसका मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, तो दोनों सेम कंसेप्ट है। ठीक है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज का परिवृत्त का केंद्र जो होता है वो उसके हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पे लाई करता है, इसको सिंपली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि द थ्री साइड्स ऑफ राइट एंगल आर रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब उसका किसी ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, इसका जो तीनों साइड्स है वो एक दूसरे से रिलेटेड रहता है। तो किस तरह से रिलेटेड रहता है? तो दिस रिलेशनशिप कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता था? एक्चुअली ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के बराबर होता है। इसको हम लोग शॉर्टकट में लिख सकते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब अगर किसी का दो भुजा दिया हुआ है तो उससे हम लोग तीसरा भुजा हम लोग निकाल सकते हैं, या फिर इसे h को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हम लोग इस कंसेप्ट का यूज हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें बहुत यूज़ होगा इस कंसेप्ट का। एक्चुअली ज्योमेट्री में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने समय इसका बहुत यूज करेंगे। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको भी हमेशा ध्यान रखेंगे कि इसका जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीसरा टाइप ऑफ ट्रायंगल क्या है। सॉरी, ये दूसरा ही टाइप है। दूसरा टाइप ऑफ ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल। पहला हम लोग क्या था? समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल था। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है कि वैसा ट्रायंगल जिसमें हर एक कोण जो रहेगा वो एक्यूट एंगल रहेगा। ठीक है, एक्यूट एंगल क्या होता है? वैसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा रहे। ठीक है, जो भी एंगल रहे वो 90 डिग्री से छोटा रहे अगर, तो उसको हम लोग एक्यूट एंगल या न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, और अगर किसी त्रिभुज में तीनों कोण न्यून कोण रहे तो उसको हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसका भी प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे कि न्यून कोण त्रिभुज में क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। तो पहला प्रॉपर्टी है कि एन एक्यूट ट्रायंगल हैज ऑल इंटीरियर एंगल्स मेजर्ड लेस देन 90 डिग्री। चूंकि इसका नाम ही है एक्यूट एंगल, तो इसका जो भी एंगल होगा वो हमेशा, इसका तीनों एंगल हमेशा एक्यूट एंगल या फिर 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी है द साइड ऑपोजिट टू द स्मॉलेस्ट एंगल इज द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कोई न्यून कोण त्रिभुज है, ठीक है, इसमें जो सबसे छोटा एंगल है, मान लेते हैं ये सबसे छोटा एंगल है। एक्चुअली इसमें नहीं समझ में आएगा, थोड़ा हम लोग दूसरा फोटो बनाना होगा। एक मिनट, इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। इसका फोटो फिर से हम लोग बनाते हैं। इसमें एक एंगल को हम लोग सबसे छोटा दिखाना है। ठीक है, ऐसा दिखा सकते हैं। इसमें मान लेते हैं कि ये सबसे छोटा एंगल है, तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा ये सबसे छोटा भुजा होगा। ठीक है, इसका बोलने का मतलब यही है कि हाँ, ये ज़्यादा अच्छा फिगर रहेगा। ये सबसे छोटा एंगल है तो इसके सामने वाला भुजा सबसे छोटा भुजा है। तो द साइड ऑपोजिट टू द स्मॉलेस्ट एंगल इज द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। उसी तरह कि द साइड ऑपोजिट टू द बिगेस्ट एंगल। ठीक है, मतलब तीनों में से जो भी सबसे बड़ा त्रिभुज रहेगा, सबसे बड़ा एंगल रहेगा, एक्चुअली सबसे बड़ा एंगल रहेगा ये, तो इसका सामने वाले भुजा सबसे बड़ा भुजा रहेगा। और अगर ये सबसे छोटा ये है एंगल है तो इसका सामने वाला भुजा सबसे छोटा भुजा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज लेस देन द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू स्मॉलर साइड्स। मतलब उसका जो सबसे लंबा साइड रहेगा, ठीक है,
सबसे लंबा साइड का स्क्वायर जो रहेगा, ये हो गया सबसे लंबा साइड। इसका जो स्क्वायर होगा वो इसके दोनों जो छोटे भुजा है उसका स्क्वायर का जोड़ के बराबर होगा। एक्चुअली इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम वाला भी कंसेप्ट से देख सकते हैं कि अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल लेते थे इस टाइप का, तो इसमें सबसे लंबा भुजा ये होता था कर्ण, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता था, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता था। वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द साइड इज लेस देन द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू स्मॉलर साइड। सॉरी, यहाँ पे बराबर ना होगा, नहीं होगा, उससे छोटा होगा, ठीक है। जो उसका लंबाई होगा, इसका लॉन्गेस्ट साइड का लंबाई होगा वो इसके दोनों स्मॉलेस्ट साइड के स्क्वायर के लंबाई के से छोटा होगा, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योग से कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द पॉइंट ऑफ concurrency centroid in center circumcenter and orthocenter lie inside the triangle, ठीक है। ये हम लोग का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल में सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर, ठीक है, मतलब जितना भी तरह का सेंटर है वो हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही लाई करता है, ट्राइंगल के अंदर ही हम लोग को मिलेगा। ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, ये सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये कंसेप्ट आप याद रख लीजिएगा, ठीक है, कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, सभी तरह का सेंटर हमेशा त्रिभुज के अंदर ही रहता है। उसी तरह हम लोग समबाहु त्रिभुज में देखे थे, समबाहु त्रिभुज में भी सभी तरह का सेंटर क्या था, वो त्रिभुज के अंदर ही था, और सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड, ठीक है। अधिकोण त्रिभुज में क्या था कि अगर वो समकोण त्रिभुज रहा तो उसका हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होता था उसका सर्कम सेंटर, और अगर न्यून कोण त्रिभुज रहा तो वो त्रिभुज के अंदर लाई करता था। उसी तरह ये भी न्यून कोण त्रिभुज वाला है कि अगर कोई न्यून कोण त्रिभुज में उसका सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर, मतलब अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्र की, ये तीनों चारों ये त्रिभुज के अंदर ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इन एन एक्यूट ट्राइंगल द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्राइंगल टू द ऑपोजिट वर्टेक्स। इसका बेस से, इन एन एक्यूट ट्राइंगल द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्राइंगल टू द ऑपोजिट वर्टेक्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है। ये ट्राइंगल है तो इसका बेस से हम लोग अगर यहाँ पे वर्टेक्स में एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा, मतलब वो 90 डिग्री का होगा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग को याद करना होगा इसको भी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक्यूट एंगल ट्राइंगल जो रहता है, न्यून कोण त्रिभुज रहता है, उसका डिफरेंट सेंटर कहाँ कहाँ लाई करेगा, ठीक है। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा सर्कम सेंटर, ये सब के बारे में थोड़ा सा इसका कंसेप्ट भी दे दिया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं सर्कम सेंटर क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, intersection of perpendicular bisector of all the three sides of an acute angle triangle from the circumcenter form the circumcenter and it always lies inside the triangle, ठीक है। मतलब एक न्यून कोण वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक, ठीक है। अगर ये एक न्यून कोण त्रिभुज है तो इसको तीनों भुजाओं का लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक क्या होगा, ये परपेंडिकुलर भी रहेगा और सामने वाली भुजा को दो बराबर भाग में बांटेगा। इस तरह इस भुजा का ये परपेंडिकुलर होगा और सामने वाली भुजा को दो बराबर भाग में बांट रहा है, और ये परपेंडिकुलर होगा, ये सामने वाली भुजा को बराबर भाग में बांट रहा है, ठीक है। और तो ये तीनों इस पॉइंट पे मिल रहा है। इस पॉइंट को केंद्र मानते हुए अगर हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करते हैं इसका तीनों वर्टेक्स को मिलाते हुए, तो यही इसका सर्कम सेंटर कहलाता है। अब इसमें दिया हुआ है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या लंब समद्विभाजक क्या होता है। तो लंब समद्विभाजक एक ऐसा रेखाखंड है जो त्रिभुज की किसी भी भुजा को दो समान भाग में विभाजित करता है, ठीक है। ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है, बस ये सामने वाली भुजा, नहीं, ये लंब समद्विभाजक है, मतलब परपेंडिकुलर भी होगा और सामने वाली भुजा को भी बराबर भाग बांटेगा, ठीक है। तो लंब समद्विभाजक हम लोग जान गए
क्या होता है कि सामने वाली अगर यहाँ से हम लोग कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सामने वाली भुजा पे, तो ये सामने वाली भुजा को भी दो बराबर भाग में बांटेगा, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर भी होगा। तो ऐसा अगर हम लोग तीनों भुजा पे करते हैं, तीनों जो लाइन है वो किसी एक पॉइंट पे कट करता है, और उसको सेंटर मानते हुए हम लोग तीनों वर्टेक्स को मिलाते हुए अगर कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो इसको हम लोग सरकम सेंटर या परिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। तो न्यून कोण त्रिभुज में क्या होगा, ये परिकेंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर में रहेगा, ठीक है, यह हमेशा त्रिभुज के अंदर में स्थित होता है। यहाँ पे एक तरह से कंसेप्ट दे दिया गया है सरकम सेंटर कैसे फॉर्म होता है। तो सरकम सेंटर कैसे फॉर्म हुआ कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगर हम लोग त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स से हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सामने वाली भुजा पे ड्रॉ करेंगे, तो वो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे कट करेगा उसको हम लोग सरकम सेंटर कहेंगे। क्योंकि अगर हम लोग उसको सेंटर लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो वो सर्कल क्या होगा कि तीनों वर्टेक्स को छूते हुए, तीनों वर्टेक्स को मिलाते हुए वो सर्कल ड्रॉ होगा, ठीक है। तो उसका परिकेंद्र कहेंगे इसको। और न्यून कोण त्रिभुज में हमेशा त्रिभुज के अंदर होगा, ठीक है। उसी तरह इन सेंटर क्या होता है, अंतः केंद्र क्या होता है, अंतः केंद्र क्या होगा, ठीक है। परिकेंद्र क्या होता था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पी से याद कीजिए, ठीक है, परपेंडिकुलर और परिकेंद्र, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और परिकेंद्र। उसी तरह इन सेंटर क्या होगा, इन सेंटर होगा एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या होता था कि उसका सामने वाली भुजा को दो बराबर भाग में बांटता था, परिकेंद्र में सामने वाली भुजा को दो बराबर भाग में बांटेगा। लेकिन इन सेंटर में क्या होगा, वो एंगल बाइसेक्टर होगा, वो एंगल को, जिस एंगल से हम लोग सामने वाली भुजा पे ये लंब खींचेंगे, उसको दो बराबर भाग में बांटेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इस तरह का त्रिभुज है, तो यहाँ पे ये जो लाइन है ये एंगल को दो बराबर भाग बांटेगा, ठीक है। द इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ एन एक्यूट एंगल फॉर्म्स द इन सेंटर। मतलब एंगल बाइसेक्टर के द्वारा बनाया जाने वाला केंद्र जो है, द इंटरसेक्शन, उसका जो कटने वाला बिंदु जो रहता है, तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस बिंदु पे कट होता है, ठीक है, वो उसका इंसेंटर होता है। और इंसेंटर मतलब क्या होता है कि अब इस पॉइंट को लेके अगर हम लोग कोई सर्कल खींचते हैं, तो वो जो सर्कल लाई करेगा वो तीनों उसका मिड पॉइंट को टच करेगा, साइड का मिड पॉइंट को टच करेगा, ठीक है। यही इसका इंसेंटर होता है। एंड इट ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। मतलब ये क्या होगा, ये भी हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही लाई करेगा, अगर वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो, ठीक है। मतलब न्यून कोण त्रिभुज है तो वो हमेशा त्रिभुज के अंदर लाई करेगा। इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि एक न्यून कोण त्रिभुज के सभी तीन कोनों के कोण समद्विभाजक का प्रतिच्छेद बिंदु अंतः केंद्र बनाता है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर जो है वो इन सेंटर बनाएगा, और जो साइड बाइसेक्टर या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो था वो आपका सरकम सेंटर बनाएगा, ठीक है। और जो इन सेंटर बनेगा वो ये त्रिभुज के अंदर रहेगा। सरकम सेंटर भी हम लोग के त्रिभुज के अंदर रहता था। ये कंसेप्ट हम लोग आगे एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो उस समय जो और अच्छा से क्लियर होगा, जब हम लोग मीडियन एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को अलग से हम लोग समझ चुके होंगे जब, तो उस समय ये कंसेप्ट ज़्यादा अच्छा से क्लियर होगा। तो अभी बस याद रख लीजिए कि किसी न्यून कोण त्रिभुज में उसका परिकेंद्र और अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर रहता है, ठीक है। इसका ब्रीफ में यही है इसका निष्कर्ष। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेंट्रॉइड। क्या है कि इन एक्यूट एंगल द मीडियंस
इन एक्यूट एंगल्स द मीडियंस इंटरसेक्ट एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, मतलब किसी एक्यूट एंगल ट्राइंगल में इसका जो मीडियन था, ठीक है, मीडियन क्या होता है कि ये वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पे, सामने वाली भुजा को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, ये भी यहाँ से सामने वाली भुजा को बाइसेक्ट करेगा, यहाँ से सामने वाली भुजा को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो अब आप बोलिए कि सर परिकेंद्र में भी तो, सरकम सेंटर में भी तो ये बाइसेक्ट करता था। तो सरकम सेंटर में बाइसेक्ट करता था, लेकिन वो होता क्या था, परपेंडिकुलर होना चाहिए था, परपेंडिकुलर होते हुए बाइसेक्ट होना था। ये अगर ऐसा रहा तो ये सरकम सेंटर वाला नहीं लाई करेगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और सामने वाली भुजा को भी बाइसेक्ट होना चाहिए, और एंगल को भी सॉरी, ये परिकेंद्र में सामने वाली भुजा को बाइसेक्ट करेगा, परिकेंद्र में सामने वाली भुजा को बाइसेक्ट करेगा और वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इन सेंटर अंतः केंद्र में क्या करेगा कि एंगल को केवल बाइसेक्ट करेगा, एंगल बाइसेक्टर होगा। ये सामने वाली भुजा को बाइसेक्ट करे ना करे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एंगल बाइसेक्टर होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे मीडियन वाला क्या है, सेंट्रोइड में क्या होता है कि ये माध्यिका जो होता है ये सामने वाली भुजा को केवल बराबर भाग में बांटती है। ठीक है, तो इसका तीनों माध्यिका से मिलाते हुए अगर कोई हम लोग ट्राइंगल बनाएंगे तो ये इसका सेंट्रोइड कहलाएगा। एक्चुअली इसमें सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही याद रखिए कि किसी त्रिभुज में तीनों माध्यिका एक दूसरे को जिस बिंदु पे कट करती है उसी को उसका सेंट्रोइड कहते हैं या गुरुत्व केंद्र कहते हैं। ठीक है, पहला परिकेंद्र क्या था कि सामने वाली भुजा पे लंब भी होना चाहिए और सामने वाली भुजा को दो बराबर भाग में बांटना चाहिए, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसको हम लोग बोलते थे। तो त्रिभुज का तीनों भुजाओं का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस बिंदु पे कट करे उसे उसका परिकेंद्र या सरकम सेंटर कहते थे। नेक्स्ट था हम लोग का इन सेंटर। इन सेंटर क्या था कि त्रिभुज का एंगल बाइसेक्ट, तीनों कोनों का बाइसेक्टर जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो जिस बिंदु पे कट करे तो उसको हम लोग इन सेंटर कहते थे। और तीसरा हम लोग का सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या है कि त्रिभुज का, किसी त्रिभुज का माध्यिका, माध्यिका अगर किसी एक बिंदु पे कट करे, तीनों माध्यिका किसी बिंदु पे कट करे तो उससे उसका सेंट्रोइड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑर्थो सेंटर। अब ऑर्थो सेंटर क्या होता है, तो द अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल, अल्टीट्यूड का यहाँ डेफिनेशन दिया गया है कि अल्टीट्यूड क्या होता है। अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज अ लाइन दैट passes through an apex of a triangle and is perpendicular to the opposite side। ठीक है, तो क्या होता है कि ये अगर कोई ट्राइंगल है तो ये बस यहाँ पे लंब रहेगा, मतलब परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, सामने वाली भुजा को बराबर भाग बांटे नहीं बांटे उससे कोई मतलब नहीं है, बस यहाँ पे लंब रहना चाहिए, परपेंडिकुलर रहना चाहिए। ये उसका ऑर्थो सेंटर, या फिर हिंदी में इसका नाम देखिएगा तो उससे हम लोग ध्यान में याद कर सकते हैं कि लंब केंद्र, मतलब उसका तीनों लंब, तीनों हाइट के द्वारा जो भी इंटरसेक्शंस, जो भी पॉइंट बनेगा उसको हम लोग लंब केंद्र कहेंगे। फर्स्ट था हम लोग का सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, इसमें क्या होता था कि साइड बाइसेक्टर भी होता था, साइड बाइसेक्टर भी होता था प्लस परपेंडिकुलर भी होता था। ठीक है, परपेंडिकुलर भी होता था। तो ये इसका साइड बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर जिस बिंदु पे तीनों साइड बाइसेक्टर वैसा साइड बाइसेक्टर जो परपेंडिकुलर रहा है, तो एक्चुअली इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल सकते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस बिंदु पे कट करे उसको सरकम सेंटर कहते थे। इन सेंटर में क्या होता कि एंगल बाइसेक्टर जिस बिंदु पे कट करे उसको इन सेंटर कहते थे। थर्ड था हम लोग का सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या था, मीडियन जिस बिंदु पे कट करे, मीडियन जिस बिंदु पे कट करे उसको हम लोग सेंट्रोइड कहते थे। चौथा क्या है, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर या फिर लंब केंद्र। ठीक है, तो इसमें क्या था कि जो भी
परपेंडिकुलर जिस बिंदु पे कट करे, ट्रायंगल पे के तीनों भुजाओं तीनों शीर्ष से सामने वाली भुजा पे अगर हम लोग परपेंडिकुलर डालें तो वो परपेंडिकुलर तीनों परपेंडिकुलर जिस बिंदु पे कट करे उसे उसका ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर। सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या था। तो फॉर एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर इज ऑलवेज लेस देन द सरकम रेडियस। मतलब लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी, ठीक है, वो न्यूनकोण त्रिभुज में क्या होता है, न्यूनकोण त्रिभुज में लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी हमेशा परिवृत्त के त्रिज्या से कम होती है। ठीक है, मतलब इसका बोल रहा है कि अगर कोई, देखिए लंब केंद्र क्या होता था, लंब केंद्र और परिकेंद्र दोनों लगभग सेम होता था। मतलब लंब केंद्र क्या होता था कि लंब केंद्र सामने वाली भुजा को दो बराबर भाग में बांटता था और परपेंडिकुलर भी होता था। लेकिन ये लंब केंद्र, ये परिकेंद्र हुआ। लंब केंद्र क्या था कि सामने वाली भुजा पे केवल लंब डालता था। ठीक है, तो मान लीजिए ये इसका लंब परिकेंद्र है और ये इसका लंब केंद्र है, तो दोनों का जो भी बीच का दूरी होगा ये हमेशा इसका रेडियस से कम होगा, इस रेडियस से कम होगा। बस यही हम लोग को याद रखना है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन में पूछता है एग्जाम में कि अगर किसी न्यूनकोण त्रिभुज में लंब केंद्र और परिकेंद्र का बीच का दूरी क्या होता है, परिवृत्त का त्रिज्या बराबर होता है, उसके बराबर उससे कम होता है, उससे ज़्यादा होता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल। तीसरा ट्रायंगल हम लोग का ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल। तो वैसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल हमेशा 90 डिग्री से बड़ा रहे, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब अधिक कोण रहता है, अधिक कोण क्या रहता है, वैसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा रहे लेकिन 180 से कम हो। ठीक है, लेकिन 180 से कम रहे, वैसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा रहे लेकिन 180 से कम हो, तो वैसा एंगल को आपका ऑब्ट्यूज एंगल या अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। सिंपली इसका हिंदी में अगर हम लोग देखें तो एक कोण हमेशा उसका 90 अधिक कोण रहेगा। ठीक है, जैसे इस ट्रायंगल में देखते हैं कि एक कोण 96 डिग्री है, मतलब 90 डिग्री से बड़ा है, तो ये अधिक कोण हो गया और बाकी दोनों कोण न्यून कोण है। ठीक है, आइए इसका हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में भी देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल। पहला प्रॉपर्टी है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज द साइड ऑपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ पे बोल रहा है कि द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल, जो भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा इसका जो सबसे बड़ा साइड होगा, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज द साइड ऑपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब जो भी अधिक कोण होगा उसका ऑपोजिट साइड सबसे लंबा होगा। ठीक है, मान लीजिए ऐसे कोई ट्रायंगल बना इस टाइप से, यहाँ एक हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें ये एंगल जो है ये आपका अधिक कोण है, तो इसका जो सामने वाला भुजा होगा ये सबसे लंबा भुजा होगा। यही बोल रहा है इसमें कि द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज द साइड ऑपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी बोल रहा है अ ट्रायंगल कैन ओनली हैव वन ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब किसी त्रिभुज में केवल एक ही अधिक कोण हो सकता है, एक ही अधिक कोण हो सकता है। ठीक है, ये हम लोग ध्यान देना कि कोई भी त्रिभुज में हमेशा एक ही अधिक कोण हो सकता है। तीसरा प्रॉपर्टी है द सम ऑफ द अदर टू एंगल्स इज एन ऑब्ट्यूज एंगल इज ऑलवेज स्मॉलर देन 90 डिग्री। ठीक है, तो ये अगर एक कोण आपका अधिक कोण है तो बाकी जो भी दो एंगल होगा ये दोनों का सम हमेशा 90 डिग्री से कम होगा।
तभी ये हमेशा अधिक कोण हो सकता है। ठीक है। चौथा प्रॉपर्टी है द सर्कम सेंटर। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल लाई आउटसाइड द ट्राइंगल वाइड सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर लाई इनसाइड द ट्राइंगल। बोल रहा है कि सर्कम सेंटर वाला कंसेप्ट हम लोग अभी देखे थे कि क्या होता है सर्कम सेंटर। एक बार देख लेते हैं हम लोग, है ना। इसमें हम लोग देखते हैं सर्कम सेंटर क्या होता था कि किसी ट्रायंगल में अगर हम लोग सामने वाली भुजा से लंब डालें, ठीक है, ये हम लोग सर्कम सेंटर देख रहे हैं। सर्कम सेंटर लंब डाले किसी तीनों वर्टेक्स से, तो ये तीनों, और इस तरह से लंब डाले कि सामने वाली भुजा को दो बराबर भाग में बांटे। ठीक है, तो तीनों जिस पॉइंट पे कट करता था इसको हम लोग सर्कम सेंटर कहते थे। दूसरा था हम लोग का इन सेंटर। इन सेंटर क्या था? दूसरा था हम लोग का इन सेंटर। इन सेंटर में था कि अगर अगर हम लोग किसी त्रिभुज में तीनों वर्टेक्स का एंगल बाइसेक्टर, तीनों वर्टेक्स एंगल बाइसेक्टर जिस बिंदु पे कट करे, ठीक है, उसको हम लोग इन सेंटर कहते थे। फिर था सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या था कि मीडियन जिस बिंदु पे कट करे, तीनों मीडियन जिस बिंदु पे कट करे तो उसको हम लोग सेंट्रॉइड कहते थे। ऑर्थो सेंटर क्या था कि त्रिभुज में परपेंडिकुलर होना चाहिए, तीनों परपेंडिकुलर जिस बिंदु पे कट करता था उसको हम लोग ऑर्थो सेंटर कहते थे। तो ये सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर ये हमेशा अधिक कोण त्रिभुज में, त्रिभुज के अंदर बाहर होगा, ठीक है, आउटसाइड। और सेंट्रॉइड और इन सेंटर, सेंट्रॉइड और इन सेंटर ये हमेशा त्रिभुज के अंदर लाई करेगा। ठीक है, ये हम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, आज हम लोग क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ये प्रॉपर्टी को हम लोग, आप लोग ज़रूर रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि आगे हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करें तो ये इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इस समय बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा। तो उस समय इसका जो हम लोग बेसिक कंसेप्ट पढ़े हैं वही हम लोग का काम आएगा आगे। ठीक है, तो आप पुराना वीडियो भी ज़रूर देखते रहिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सॉल्व कीजिए। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास पे। नेक्स्ट टॉपिक इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, हम लोग के साथ इसी तरह जुड़े रहिए और पुराने वीडियो को ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए। थैंक यू।